आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी मेकर पर। तो जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक क्लास रोजाना शाम 3 बजे हम रेलवे से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर हम चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आपके सामने रोजाना एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, और ये भी देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज मैं आपके सामने एक और बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं, जिसमें आपको अनेक ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी रेंज से बाहर थे, लेकिन आज वो अपने खुद के हो गए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनसे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो जानकारी दे देता हूं कि हमारी एसएससी मेकर की ऐप पर हमने आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया है, जिसकी फीस मात्र 299 रुपया है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए हमने पायलट बैच स्टार्ट किया है। सीजीएल और सीएचएसएल के लिए संकल्प बैच शुरू किया है। आर्मी अग्निवीर का स्पेशल बैच है। तो जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस बैच में एनरोल करें। एसएससी मेकर की ऐप पर जाकर उस बैच में एनरोल करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो दोस्तों देखते हैं आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन। जीन शब्द किसने दिया था? पहला है टी.एच. मॉर्गन ने, W.L. जोहानसन ने, तीसरा है जी मेंडल ने और चौथा है डी व्रीज ने। बताइए जो आपका जीन शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जीन शब्द किसने दिया था। 5 सेकंड का आपके पास समय है। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। आपका टाइम समाप्त हुआ। अब आपको बता देता हूं कि जीन वर्ड जो था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखना जॉनसन नामक साइंटिस्ट जो थे उनके द्वारा जीन वर्ड दिया गया था। अब देखो ये जीन होता क्या है। सर इसका नाम हमने कहीं कहीं सुना है कि ये जीन क्या होता है। तो देखो जीन क्या होता है, आपने एक वर्ड या आपने एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा होगा जिसको क्या कहा जाता है, या न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, डीएनए। तो उससे डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है, कौन है? तो याद रखना जीन। ये क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए हिंदी में क्या लिखेंगे सर? डीएनए का छोटा भाग होता है। डीएनए का छोटा सा भाग होता है, कौन है? जीन। डीएनए का छोटा सा भाग होता है जीन। अब देखो
सर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कैसी होती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। बिंदु के आकार की संरचना होती है किसकी, जीन की। इस जीन को डिस्कवर करने का काम, इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखना जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। जो आपको नाम दिया गया है उसी ने आपके क्या की थी, इसकी खोज की थी। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो याद रखना फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जॉन ग्रेगोरी मेंडल को, जॉन ग्रेगोरी मेंडल को। चलो सर ये सारी की सारी बात हमें समझ में आ गई कि फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, जॉन ग्रेगोरी मेंडल को कहा जाता है। तो जीन से संबंधित आज के बाद कोई आपसे पूछे कि जीन होता क्या है, जीन का आकार कैसा होता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। भाई रिब्स की संख्या सबसे अधिक किस में होती है, पहला ऑप्शन है मगर, दूसरा सांप, तीसरा रे मत्स्य और चौथा है उड्डयन स्तनपायी। बताइए आपका किसके अंदर आपकी पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। चलो तब तक मैं थोड़ा सा पसलियों की बात याद रखने के लिए मैं आपको कुछ कहानी बता देता हूं। रिब्स जो होती हैं, पसलियां जो होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के अंदर या मनुष्य के अंदर पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना मनुष्य के अंदर 24 पसलियां होती हैं, या सर आप कह सकते हो 12 जोड़ी पसलियां होती है। कितनी होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। चलो ये बात तो हमें पता थी सर थोड़ी सी। अब एक बात बताओ, आपने एक वर्ड सुना होगा टिश्यू, उत्तक नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, उत्तक नाम सुना होगा। अगर उत्तक की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बोन टिश्यू, ऐसे उत्तक जो हड्डी बनाने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है बोन टिश्यू। एक होते हैं आपके, एक कौन से होते हैं, तो याद रखना एक होते हैं कार्टिलेज टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू, ऐसे उत्तक जो आपके उपास्थि बनाने का काम करते हैं। एक होते हैं सर मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू मांसपेशी बनाने के उत्तक होते हैं। और एक होते हैं रिब्स टिश्यू, पसली बनाने का जो काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका पसली उत्तक कहा जाता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू कौन सा होता है, तो सबसे मजबूत उत्तक कौन सा होता है, तो याद रखना बोन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू, बोन क्या होती हैं आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होते हैं। सबसे कमजोर उत्तक कौन से होते हैं, तो याद रखना सबसे कमजोर उत्तक कौन से होते हैं, तो याद रखना सबसे कमजोर उत्तक आपकी मांसपेशी होती है। कौन सी होती हैं, मांसपेशी होती हैं। सर अब तो हमें कुछ कुछ चीजें ध्यान में रह जाएंगी। तो सबसे ज्यादा पसलियों की संख्या पूछी जाए ना तो वो किस में होती है, मगर में होती है। मगर का मतलब होता है मगरमच्छ में होती है। किस में होती है, मगरमच्छ में। ले मैं पूरा लिख देता हूं, अब आपको याद रह जाएगी। सबसे ज्यादा पसलियों की जो संख्या होती है वो किस में होती है, मगर में होती है, मगरमच्छ के अंदर होती है। चलो सर ये बात हमें याद रहने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाई 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला विटामिन, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा दूध। बताइए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। भाई 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, तो याद रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। कौन सा होता है, प्रोटीन। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर को लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन या 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। सर ये नया वर्ड कहां से लेके आ गए कि आप ये एमिनो एसिड कहां से आया। याद रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन की सबसे सरल इकाई क्या है या सबसे छोटी इकाई क्या है, तो याद रखना सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, तो याद रखना सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो एसिड। तो हमारे शरीर को लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है और लगभग इन 20 प्रकार के एमिनो एसिड में भगवान ने हमारे शरीर की स्ट्रक्चर ऐसी दी है
कि 10 प्रकार के एमिनो एसिड का 10 प्रकार के एमिनो एसिड का हमारे शरीर खुद संश्लेषण कर लेता है। खुद संश्लेषण कर लेता है, कहने का मतलब खुद से निर्माण कर लेता है। और 10 प्रकार के जो एमिनो एसिड होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। सर तो प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन जो होता है ये आपका किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। अगर लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए प्रोटीन की एकलक इकाई क्या होती है, या प्रोटीन किसका बहुलक होता है। तो किसका बहुलक होता है, एमिनो एसिड का बहुलक होता है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपका ऑप्शन है बी रहेगा। नेक्स्ट, नवजात शिशु की 3 माह की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। नवजात शिशु की 3 माह की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोरोलॉजी, दूसरा कोंकोलॉजी, तीसरा निमेटोलॉजी और चौथा नियोनेटोलॉजी। बताइए क्या कहा जाता है। बताइए शाबाश, क्या कहा जाता है। नवजात जो शिशु होते हैं उसकी 3 माह के आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। नवजात शिशु के 3 माह के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता। कौन सा ऐसा है जो किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा क्षुद्रांत्र की ग्रंथि और चौथा अग्नाशय। तो याद रखना कौन सा ऐसा होता है जो किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता। तो याद रखना वो कौन सा होता है, पाचक एंजाइम का स्त्रावण न करने वाला आपका कोई ऐसी ग्रंथि है तो वो कौन सी है। तो याद रखना वो है यकृत। क्या है, यकृत। ये यकृत आपका किस रस का स्त्रावण करता है। तो याद रखना पित्त रस का स्त्रावण करता है। किस रस का स्त्रावण करता है, पित्त रस का स्त्रावण करता है। अब इस पित्त रस के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, बाइल साल्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाइल साल्ट पाए जाते हैं। और यही बाइल साल्ट किसका काम करते हैं। तो याद रखना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं भाई, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का पाइसीकरण करने का काम करते हैं। वसा का पाइसीकरण करने का काम करते हैं कौन है, आपके बाइल जूस। कौन करते हैं, बाइल जूस। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा साइकोलॉजी और चौथा है फिजियोलॉजी। बताइए कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो याद रखना सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका के जीव जो अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा, स्टडी अबाउट ए सेल। स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज ए साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब एक बात देखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये साइटोलॉजी टर्म किसके द्वारा दी गई थी। ये साइटोलॉजी टर्म जो थी ये किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखना साइटोलॉजी जो वर्ड था ये किसके द्वारा दिया गया था, हार्टविंग नामक साइंटिस्ट ने दिया था। साइटोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया था, हार्टविंग नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। तो याद रखना फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। इस रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किसकी खोज की गई थी, डेड सेल की खोज की गई थी, मृत कोशिका की खोज की गई थी। और ये मृत कोशिका की खोज कहां पर की गई थी, प्लांट के कोरक टिश्यू के अंदर की थी। प्लांट का जो कोरक टिश्यू होता है उसके अंदर इसकी खोज की गई थी, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए लिविंग सेल की खोज किसने की थी।
लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किसकी खोज की थी? तो याद रखना लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी की थी? लिविंग सेल की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? AK शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? AK शर्मा को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो याद रखना AK शर्मा को कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन से संबंधित है। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सर यहां पे एक नाम दे रखा है कि हिस्टोलॉजी। ऊतक का जो अध्ययन होता है ना, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी अबाउट टिश्यू। तो ऊतक का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? आपका याद रखना हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विलुप्त जो प्राणी होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, दूसरा ऑर्निथोलॉजी, तीसरा जियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है आपका पैलियोओंटोलॉजी। बताइए क्या कहा जाता है? विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी या पैलियोओंटोलॉजी। तो जो विलुप्त प्राणी हो उनका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। इनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। अगर भारत में अगर कोई जाति विलुप्त हो गई तो उसके लिए रेड बुक डाटा तैयार की गई। कौन सी बुक तैयार की गई है? रेड बुक डाटा तैयार की गई है। कौन सी बुक है भाई? जिसमें विलुप्त प्राणियों की जातियों के बारे में लिखा जाता है कि ये जाति विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो चुके हैं, उसके लिए रेड बुक डाटा होती है। सर ये हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऐसे जीव जो पेट के बल चलते हैं उन्हें कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। तो सरीसृप जो होते हैं उनका अध्ययन, सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सर ये ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो याद रखना ये पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सर ये जियोलॉजी क्या होता है? तो जियो का मतलब होता है भूगर्भ। तो भूगर्भ की संरचना का जो अध्ययन होता है ना, भूगर्भ की संरचना का अध्ययन जो होता है ये क्या कहलाता है? तो याद रखना ये कहलाता है जियोलॉजी। क्या कहलाता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। जैसे जियोग्राफी होती है तो भूगर्भ की जो संरचना है, भूगर्भ के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो आपका क्या होता है? जियोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। सर हमें तो नींद किसी की याद में नहीं आती, लेकिन डॉक्टर कहता है कि जब आपको नींद नहीं आती तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए उसे क्या कहा जाता है? वो आपको पता है कि ज्यादातर चीटिंग करने का काम होता है वो दूसरी तरफ से होते हैं। जिस दूसरी तरफ से होता है आपको पता चल गया कि दूसरी तरफ क्या होती है। तो इसीलिए एक मैंने कहीं पढ़ा था, एक शायरी पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूं। लिखता है जो मुकद्दर की इबारत, लिखता है जो मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया था तूने पत्थर समझकर, जिसे ठुकरा दिया था तूने मिट्टी समझकर, वो आज सितारों पर खड़ा है। तो याद रखना आपको कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा होता है? इंसोमेनिया होता है। कौन सा होता है? इंसोमेनिया। नींद न आने की जो बीमारी होती है इसको क्या कहा जाता है? नींद न आने की बीमारी, क्या होता है? नींद न आने की जो बीमारी होती है, बताइए क्या कहा जाता है? नींद न आने की बीमारी। सोमनीबुलिज्म तो क्या होता है आपका? वो बीमारी होती है जिसमें आपको सपनों में चलने की आदत होती है। तो लिख लेना इंसोमेनिया। उसे क्या कहा जाता है? इंसोमेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसोमेनिया।
मैनिया कहा जाता है। एक बार बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा होता है? इंसोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है, पहला है माइकोबैक्टीरियम, दूसरा एस्पार्जिलस, तीसरा रैबिडोवायरस और चौथा है एचआईवी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा होता है? पहला है माइकोबैक्टीरियम, दूसरा एस्पार्जिलस, तीसरा रैबिडोवायरस और चौथा एचआईवी। तो यक्ष्मा के लिए आपका कौन सा जीवाणु होता है? माइकोबैक्टीरियम होता है। कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम होता है। ऑप्शन ए क्या रहेगा? सही रहेगा। सर जो ये रैबिडा वायरस होता है ना, ये रेबीज के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेबीज के लिए होता है। रैबिडा जो वायरस होता है किसके लिए होता है? रेबीज के लिए होता है। नेक्स्ट, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला है पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा अमाइलेज और चौथा ट्रिप्सिन। तो सर जो मनुष्य की लार होते हैं उसमें स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज पाया जाता है। यहां पर लिख देता हूं, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज मिलता है, या आपका क्या मिलता है? टाइलिन अमाइलेज मिलता है। क्या मिलता है? टाइलिन अमाइलेज मिलता है। तो ये आपके एंजाइम मिलते हैं किसके अंदर है? लार के अंदर। रेनिन जो होता है, ये रेनिन तो आपका कहां पर पाया जाता है? तो याद रखना किडनी में पाया जाता है। किस कहां पर पाया जाता है? किडनी में। ये एंजाइम नहीं होता, ये एंजाइम नहीं होता। पेप्सिन की अगर बात की जाए तो पेप्सिन कहां पर पाया जाता है? तो याद रखना पेप्सिन पेट के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम, पेट के अंदर पाया जाता है। अगर ट्रिप्सिन की बात की जाए तो ये कहां पर पाया जाता है? पैनक्रियाज के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? पैनक्रियाज में। कहां पर पाया जाता है? पैनक्रियाज में। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? वो कौन सी बीमारी है जो मच्छर के कारण नहीं फैलती? पहला ऑप्शन है डेंगू ज्वर, दूसरा फाइलेरियासिस, तीसरा स्लीपिंग सिकनेस और चौथा मलेरिया। बताइए कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपकी मच्छर के कारण नहीं फैलती? मच्छर के कारण नहीं फैलती तो वो कौन सी बीमारी होती है? तो सर डेंगू ज्वर तो एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण होता है। एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण होता है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा आपका फाइलेरियासिस जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है सर ये मक्खी के कारण होती है। और कौन सी मक्खी के कारण है? सीसी मक्खी के कारण होती है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी पहला ऑप्शन दे रखा है मोर, पेंगुइन, स्टुरमुर्ग और एर्मो। तो सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा होता है? स्टुरमुर्ग होता है। कौन सा होता है? स्टुरमुर्ग होता है। सबसे ऊंचे पक्षी की अगर बात की जाए तो किसका नाम आएगा? शुतुरमुर्ग की बात आएगी। स्टुरमुर्ग सबसे ऊंचा पक्षी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? पहला है चींटी, दूसरा केचुआ, तीसरा मधुमक्खी और चौथा तितली। किसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का जो दोस्त होता है वो किसे कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। एनिलिडा फाइलम से संबंधित होती है, ये बात लिख लेना। ये किस फाइलम से संबंधित होता है? एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम का प्राणी है। भाई किस संघ का प्राणी है? एनिलिडा संघ का प्राणी है। नेक्स्ट, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? पहला शाखाओं की संख्या गिनकर, दूसरा पेड़ की ऊंचाई मापकर, तने का व्यास मापकर या तने में वल्लियों की संख्या गिनकर। 5 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से आंसर कीजिए कि किसी पेड़ की आयु का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो याद रखना पेड़ की आयु का जो अध्ययन होता है वो तने के अंदर वल्लियों की संख्या ज्ञात करके किया जाता है। तने में वल्लियों की संख्या ज्ञात करके
पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेड़ों की आयु की गणना का अध्ययन क्या कहलाता है, आयु की गणना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना उसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन क्या सही रहेगा आपका, डी रहेगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। नेक्स्ट, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है भाई। अमंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मोस्ट अडेप्टेबल एंड डाइवर्स आर। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा एल्गी और चौथा फंगस। बताइए क्या ऑप्शन सही रहेगा। वो सूक्ष्म जीव कौन सा है जो सबसे ज्यादा अनुकूलन और आपका किसी भी स्थिति में एडजस्ट होने के लिए तैयार रहता है, तो कौन सा है सर। हमें पता है कि हमारे मोबाइल में वायरस आते हैं, मनुष्य के शरीर में वायरस आते हैं, पशुओं के शरीर में वायरस आते हैं, तो कौन सा होता है, वायरस होता है। सर वायरस की खोज किसने की थी, तो याद रखना वायरस की खोज की थी इवान वोस्की। सर सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा गया था, तो याद रखना TMV। कौन सा खोजा गया था, TMV, टोबैको मोजैक वायरस की खोज की थी। सर बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो हमारे एक बड़े भाई साहब थे एंटोनी वोन लिवेनहोक, जिनसे आपकी जान पहचान होगी। उसी व्यक्ति के द्वारा एंटोनी वोन लिवेनहोक की खोज की थी। सर एल्गी से संबंधित बता दीजिए ना, एल्गी की अगर बात की जाए तो इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। एल्गी का जो अध्ययन होता है ना उसे क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। सर कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। चलो सर ये बात हमें याद रह गई। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है। सीजीएल और सीएचएसएल के लिए संकल्प बैच है। आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच है। तो जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो उस बैच में एनरोल करे। नेक्स्ट, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ना किस बीमारी में होता है, तो सर ये तो हमें पता है, आपने कितनी बार सीख के बताई ये बात है। ये होता है सर डायबिटीज मिलाइटिस में। किस में होता है, डायबिटीज मिलाइटिस वो बीमारी होती है जिसमें ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही रहेगा। डायबिटीज मिलाइटिस ऐसी बीमारी होती है जिसमें रक्त के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा युग्म उपास्थि सम मत्स्य का होता है। वो कौन सी मछली होती है जिसमें आपकी कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं भाई, उपास्थियों से बनी होती हैं। सर उपास्थि क्यों होती हैं, आपको अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। उपास्थि एक प्रकार के क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। एक प्रकार के उत्तक होते हैं भाई, एक प्रकार के क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। आपकी जो एक नाक की जो ऊपर की टिप बनी है, जो लचीली है, मुलायम है, ये किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। आपके कान की जो ये लोर बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। तो वो मछलियां कौन सी है जो उपास्थि सम का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है सारक और ट्यूना, सारक और रे, स्केटस और हिल्सा, रे और हिल। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, सही। ये दोनों वो मछलियां होती हैं जो आपकी किसकी बनी होती हैं, उपास्थि सम मत्स्य का एग्जाम्पल है भाई, उपास्थि सम मत्स्य का एग्जाम्पल है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली पूछ ली जाए ना तो कौन सी होती है, तो याद रखना दुनिया की सबसे बड़ी मछली पूछ ली जाए तो शार्क होती है। कौन सी होती है, शार्क होती है। सबसे जहरीली पूछ ली जाए ना, शार्क होती है। सबसे जहरीली मछली पूछ ली जाए तो कौन सी होती है, स्टोन फिश होती है। सबसे जहरीली मछली पूछ ली जाए ना तो कौन सी होती है, स्टोन फिश होती है। कौन सी होती है, स्टोन फिश होती है। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा, याद रखना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोहर ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं। सर ये बात तो आपने बताई है, कहीं पे देख लीजिए। आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए कोशिका सिद्धांत
प्रस्तुत करने के लिए या उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सर? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। किसका नाम लिया जाता है? जॉन ग्रेगोरी मेंडल का लिया जाता है। ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही रहेगा। सर यहां पे एक ऑप्शन दे रखा है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखना सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एवं स्वोन नामक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा क्या दी गई थी? सेल थ्योरी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पिंजर नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्केलेटन एट ऑल? वो कौन सा होता है जिसमें आपका अस्थि पिंजर नहीं होता? पहला है तरामीन, दूसरा स्पंज, तीसरा जेलीफिश और चौथा रजतमीन। तो वो कौन सी ऐसा है जिसके अंदर अस्थि पिंजर नहीं होता, हड्डियों की कोई कहानी नहीं होती? तो वो कौन सी है? रजतमीन, जिसे हम क्या कहते हैं? सिल्वर फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर फिश कहते हैं। सिल्वर फिश कहते हैं। तो इसके अंदर आपकी क्या नहीं होती? हड्डी नहीं होती। सिल्वर फिश के अंदर क्या नहीं होती? हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। सर ये तो पहले ही बता दिया था, मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? आपका अमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमाइलेज पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो सर रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम होता है, सबसे पहली बात, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने के कारण, डब्ल्यूबीसी की संख्या या मृत डब्ल्यूबीसी की संख्या, या ये लिख लीजिए डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? आपको ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। भाई जब लाइसोसोम जो होता है उसके कारण डब्ल्यूबीसी मर जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ने के कारण आपको ब्लड कैंसर होता है। और इस बीमारी को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। ऑप्शन डी क्या रहेगा? सही रहेगा। देखो यहां पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ल्यूकोपीनिया क्या होता है? ल्यूकोपीनिया होता है जब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। और ऐसी स्थिति में आप बहुत सी बीमारियों से क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। बहुत सी बीमारी हो जाएंगे। आपको याद रखना, मैनी डिजीज हो जाएंगी, बहुत सी बीमारी हो जाएंगी। एनीमिया क्या होता है? सर एनीमिया होता है आपके शरीर में जब आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया होती है। जब आपके शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो इम्यूनो एसे एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है। पहला, फुसफुस के कैंसर के इलाज के लिए, एड्स के इलाज के लिए, अस्थियों में फ्रैक्चर के लिए, रेडियो के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षी और प्रतिरक्षियों एवं हार्मोन का पता लगाने के लिए। बिल्कुल सही है। रेडियो इम्यूनो ऐसे एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके तहत हम ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं या हार्मोन होते हैं उनका पता लगाते हैं। भाई एंटीबॉडीज और हार्मोन की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम कौन सी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं? RIA का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सांप नहीं है? पहला समुद्री सर्प, दूसरा वृक्ष सर्प और तीसरा अंध सर्प। सर इनमें से कुछ नाम हमने सुने हैं, कांच सर्प, समुद्री सर्प, वृक्ष सर्प या अंध सर्प। तो कौन सा आपका वास्तविक नहीं है? कांच सर्प। ग्लास स्नेक क्या नहीं है? आपका रियल स्नेक नहीं होता। तो ये था प्यारे साथियों आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है। सीजीएल के लिए आपका संकल्प बैच है। आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच है। तो जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उस बैच में एनरोल करे, अपनी तैयारी को बेहतर करें। मैथ और रीजनिंग की रोजाना रात 8 बजे क्लास चलती है, एकदम बेसिक से। एक दिन अजय सर मैथ पढ़ाने का काम करते हैं, एक दिन रीजनिंग पढ़ाने का काम करते हैं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी कुछ लिंक दिए गए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एसएससी मेकर ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये तो आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल का लिंक है जिस पे आप क्लास देख रहे हैं। तो इस चैनल को हर घर तक पहुंचाना है, हर गरीब बच्चे तक पहुंचाने का काम करना है ताकि वो पढ़ाई से
दूर न हो सके या पढ़ाई पूरी न कर सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत भाई।